So class 12th, today I will start the new question regarding question number 13. So what is question number 13? Question number 13 is following is the position of current assets and current liabilities. ठीक है? The company incurred loss 37,000. ठीक है? सो लॉस हो रहा है 37,000 का. ठीक है? सो आपको सीधा यहाँ पे लॉस को ले आना है. नेट लॉस हो जाएगा यहाँ प्रॉफिट की जगह. नेट लॉस बिफोर टैक्स. ठीक है? कितना लॉस हो रहा है? टोटल लॉस हो रहा है 37,000 का. ठीक है? फिर इसके बाद आते हैं, कह रहा है कि क्रेडिटर्स गिवन है आपके क्वेश्चंस में. क्रेडिटर्स कितना दिया है? 70 से 85,000 हो गए, यानी 15,000 के हमारे क्या बढ़ गए? क्रेडिटर्स. 70 से 85,000 आ गए. ठीक है? 70 से 85,000 यानी 15,000 के हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए. सो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी क्रेडिटर्स 15,000 रुपीज. ठीक है? सो ऐड में हो गया 15,000. नाउ नेक्स्ट इज डेटर्स. 2 लाख से 1,40,000 घट गए. करंट एसेट्स हमारी 60,000 से घट गई, यानी डिक्रीज इन करंट एसेट्स आपकी हो गई. डेटर्स हो गए 60,000 प्लस पे. ठीक? फिर आते हैं, बात करते हैं बिल्स रिसीवेबल. 10 से 15,000 हो गए. बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट्स है हमारी, बढ़ रही है, तो बिल्स रिसीवेबल सीधा माइनस होगी. 10 से 15,000 रुपया माइनस में. ठीक है? फिर आते हैं नेक्स्ट, इसके बाद यानी हमारे पास बिल्स रिसीवेबल हो गया. शॉर्ट टर्म लोन्स होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इसको आपको टच नहीं करना है. प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स, देखो 10,000 से 7,000 हो गए. इसका मतलब है 3,000 रुपया आप घट गए. इसका मतलब है माने थे आप कि 10,000 डूबेगा, लेकिन आपने प्रोविज़न कर रखा था 10,000 का, लेकिन इस साल जो प्रोविज़न हुआ वो केवल डूबा कितना? केवल 7,000. इसका मतलब है प्रोविज़न कुछ पैसा हमको वापस मिल गया. तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेट्स कितनी है हमारे पास? टोटल हो जाएगा 3,000 रुपीज़. हमारी इनकम हो गई. जो हमने सोचा नहीं था वो हो गया. ठीक है? यानी ये कह सकते हैं कि अगर प्रोविज़न, हम फिर से समझा रहे हैं आपको, अगर प्रोविज़न जो है बढ़ जाता, सपोज करो बढ़ जाता अगर प्रोविज़न, तो उसको हम लोग सीधा सीधा पोस्ट कहाँ करते? प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेट. सपोज पिछले साल से 7,000 था और इस साल 10,000, तो यहाँ पे हम लोग दिखाते 3,000 से यहाँ दिखाते, लेकिन घट गया है प्रोविज़न तो सीधा यहाँ दिखाएंगे. इसीलिए ये क्वेश्चन हमने उठाया है. बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो इसको तो शो करने की ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है? क्योंकि अभी हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ठीक है? सो टोटल 37 और 3 40,000 आप सीधा सीधा ऑपरेटिंग लॉस में है. ऑपरेटिंग लॉस बिफोर WC चेंजेस. ठीक है? फिर आपके पास 37 3 40,000. फिर आप देखो यहाँ 60,000 रुपीज़ है, यानी लॉस रिकवर करेगा माइनस वाले को, तो कितना हो जाएगा? 20,000. आप प्लस में आ गए. 60,000 प्लस ज़्यादा है, माइनस कम है, तो 20,000 प्लस 20,000 प्लस आपके 15,000 ये हो गए, फिर माइनस 5,000. तो आपके पास जो फिगर आ रही है वो 30,000 की है. ठीक है? सो कोई प्रोविज़न नहीं था, कुछ भी नहीं है. पहले आप करोगे क्या? माइनस माइनस वालों को एक साथ रख दो, फिर देखो प्लस ज़्यादा है, प्लस वाले में से घटा दो, इसको माइनस कर दो 20,000. फिर 20,000 अभी प्लस में 20,000 प्लस 15,000 35 माइनस 5, तो 30,000 आपका क्या हो गया? ये 30,000 जो हो रहा है प्लस में फिगर आ रही है, तो आप बोलेंगे नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. और जो सबसे पहली चीज़ है फॉर द ईयर एंडेड, तो ये करंट ईयर का साल डालिएगा, क्योंकि करंट ईयर के लिए हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रिपरेशन करते हैं. ठीक है? अब जो सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 14 पे, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसी ही बैलेंस शीट क्रिएट करके आपके पास मिलेगी बोर्ड्स में, तो वो कैसे क्रिएट करना है वो हम बता रहे हैं आपको. हाउ टू क्रिएट द नेक्स्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट. ठीक है? तो चेक कर लेते हैं एक बार. ठीक? सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं. ठीक? चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? कैलकुलेट द कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. सबसे पहली चीज़ हम एडिशनल इन्फॉर्मेशंस को पढ़ ले रहे हैं. एडिशनल इन्फॉर्मेशंस में शायद डिवेंचर से रिलेटेड और आपके पास
इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। वो क्या इन्फॉर्मेशन है वो भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार एडिशनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ है आपके पास शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, शेयर्स का पैसा कहाँ से आता है? पब्लिकली आता है, और पब्लिक से हम क्या करते हैं, लोन लेते हैं, चाहे डिवेंचर्स से, डिवेंचर्स को इशू करके लोन लिया या शेयर्स को इशू करके पैसा लिया, तो वो क्या है, एक तरीके का लोन ही तो है जो आज ना कल चुकाना है। तो वो क्या है, शेयर्स कैपिटल होती है आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। सो डोंट शो इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं, एक नंबर में नोट्स टू अकाउंट, जैसे फाइनेंशियल था वैसे ही है, ठीक। जनरल रिजर्व है 1,20,000 हो गए, तो जनरल रिजर्व आपके पास नहीं है यहाँ पे सिंकिंग फंड है, यहाँ से इसको हटा दे रहे हैं हम। नेट प्रॉफिट में आप जनरल रिजर्व ऐड कर दीजिएगा 20,000 रुपीज़, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस प्रीवियस ईयर का कितना था? कभी भी क्वेश्चन में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि पिछले साल अगर हम माइनस में हैं और इस साल प्लस में, हम फिर रिपीट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पिछले साल अगर माइनस में है, इस साल प्लस में है, तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। सो दोनों को ऐड करने के बाद आप फिगर प्लस में डालेंगे 70,000, ठीक है। हम एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं इसको, पिछले साल अगर माइनस में है प्रीवियस ईयर में और इस साल प्लस में, तो दोनों को प्लस कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों को प्लस करने के बाद, यानी आप कहेंगे ना कि हम पिछले साल माइनस में हैं तो इस साल प्लस में है तो इसको माइनस करना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग पिछले साल अगर माइनस में है, इस साल प्लस में है, तो दोनों को हम क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, ठीक है। अगर पिछले साल प्लस में होते, इस साल माइनस में होते, तो हम माइनस करते, ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो गई। फिर इसके बाद और भी कुछ नहीं है, कोई प्रपोज डिविडेंड नहीं है, कोई इंटरिम डिविडेंड नहीं है, कोई टैक्स का प्रोविजन नहीं है, ठीक है। सो 90,000 रुपीज़ आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, चेक करते हैं हम लोग, तो यहाँ आपको पोस्ट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 90,000 रुपीज़, ठीक। फिर आते हैं, बात करते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी 2 नंबर। 2 नंबर में क्या कह रहा है, 1 लाख था, 1,50,000 हो गया। देखते हैं कि पहली बात तो शेयर्स कैपिटल और डिबेंचर्स का पैसा, ये होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग से इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। डिवेंचर्स में आपके 1 लाख से 1,50,000 हो गया, इसका मतलब है 50,000 से आपने इशू किया था डिवेंचर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स 50,000 रुपीज़ प्लस में हो जाता फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लेकिन हम ऑपरेटिंग बना रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है उसके पास लिखा हुआ है 9%, ये 9% क्या है, इंटरेस्ट पेड है, ठीक है। और हमने कहा था इंटरेस्ट पेड का लेखा कहाँ होता है, सीधा नॉन कैश आइटम में, इंटरेस्ट पेड नॉन कैश एक्सपेंसेस में, और इंटरेस्ट रिसीव नॉन ऑपरेटिंग इनकम में, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस रिगार्डिंग 9% डिवेंचर्स। पहले चेक कर लेते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है आपके पास, एडिशनल डिवेंचर्स वर इशूड 1 अप्रैल 2017। जो एडिशनल डिवेंचर्स इशू किए गए हैं वो 1 अप्रैल 2017 में इशू किए गए हैं, ठीक है। सो आपको जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, कभी भी अगर ऐसी इंफॉर्मेशन हो कि इंटरेस्ट एडिशनल डिवेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2017, तो डिवेंचर्स पे नीचे आते हैं, हम देखते हैं कि 1 अप्रैल टू, यानी इस साल का इंटरेस्ट की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो 17-18 एडिशनल डिवेंचर्स वर इशूड 1 अप्रैल 2017, 31 मार्च 2017 का इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करना है, जो 1,50,000 है करंट ईयर का इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है, क्योंकि 1 अप्रैल की डेट दिया है, ठीक है। तो 1,50,000 इंटू 9%, तो आपका इंटरेस्ट पेड आपने कितना किया, 1,50,000 इंटू 9%, तो 13,500 इंटरेस्ट पेड है ये, ठीक है, 13,500, ठीक। नेक्स्ट थिंग, इसके बाद 9% इंटरेस्ट आपने प्रोवाइड कर दिया। अब एक और इंफॉर्मेशन है, एडिशनल डिवेंचर्स वर मेड ऑन इन्वेस्टमेंट, एडिशनल इन्वेस्टमेंट वर मेड ऑन 1 अप्रैल 2017। तो इन्वेस्टमेंट को भी चेक कर लेते हैं। 4 नंबर में कह रहा है रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट 8%, ठीक है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन का काम हम कर लेते हैं। फिर कह रहा है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन कितनी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी 1 अप्रैल को है तो करंट ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर नहीं लेंगे इसमें। तो 1 अप्रैल को इन्वेस्टमेंट हम देख लेंगे कितना है हिंट में, ठीक है। तो 50,000 का आप निकालेंगे, 50,000 का कितना परसेंट हो जाएगा,
8%, तो आपको 4000 इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव कितना है 4000 रुपीज़, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं, बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की। अब हमने दोनों एडिशनल इन्फॉर्मेशंस को कंप्लीट कर लिया है और 1 अप्रैल दिया है, तो करंट ईयर का डाटा लगा करके आप इंटरेस्ट प्रोवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट होती है फिक्स एसेट्स यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लेकिन इंटरेस्ट का काम, इंटरेस्ट रिसीव और पेड करने का काम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में करते हैं। पेड का काम नॉन एक्सपेंसेस और रिसीव का काम सीधा हम लोग करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम में, ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं अब हम शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस कर दिया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी हमने कर दिया। ट्रेड पेबल की बात करते हैं, 60 से 40 हो गए, 60 to 40 हो गए। तो डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी आपको ट्रेड पेबल माइनस करना है यहाँ पे, ठीक है। ट्रेड पेबल कितना माइनस करेंगे, 60 से 40,000 हो गए, तो ट्रेड पेबल माइनस का साइन लगेगा यहाँ पे माइनस, ठीक। फिर आते हैं, बात करते हैं फिक्स एसेट्स की। फिक्स एसेट्स में क्या है, 3 नंबर में मशीनरी है 4,40,000 से, और हमने परचेज किया था कितने में, 4,40,000 की मशीन, 4,40,000 की मशीन पिछले साल दी थी और इस साल हो गई 7 लाख। तो इसका मतलब हमने मशीनरी परचेज किया है। फिक्स एसेट से कोई भी पार्ट होगा वो कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ठीक है। फिक्स एसेट से रिलेटेड कोई भी पार्ट होगा वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जा रहा है। मशीनरी का जो अमाउंट है वो बढ़ रहा है, इसका मतलब है परचेज ऑफ मशीनरी माइनस में रहेगा, और ये घट जाता तो सेल ऑफ मशीनरी प्लस में, ये हो जाता आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से भी मतलब नहीं है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मतलब है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया, चलिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना है, 1,10,000 था पिछले साल, और इस साल कितना हो गया, टोटल 40,000 हो गया। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यानी यहाँ पे आप दिखाइएगा डेप्रिसिएशन बढ़ गया कितने से, 40,000 रुपीज़ से, ठीक है। अब हम आते हैं, डिस्कस करते हैं, बाकी सारे पार्ट हमने कर दिया है। ट्रेड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पार्ट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, हमको रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट केवल शो करना था, इंटरेस्ट रिसीव का, ठीक है। चलिए ट्रेड रिसीवेबल पे आते हैं। पिछले साल हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल कितनी थी, 1,14,000, ठीक है। और इस साल कितने हो गए ट्रेड रिसीवेबल, माइनस हो गए, घट गए, तो कितना घट गया, 31,000, ठीक है। सो 31,000 रुपीज़ आपको क्या करना है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स यानी ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। सो ट्रेड रिसीवेबल कितना हो गया, ट्रेड रिसीवेबल आपके पास हो गया 31,000 के प्लस में, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश को आपको टच नहीं करना है, ठीक है। सो 1,14,000 माइनस 83,000 तो हो गया आपका 31,000 रुपीज़ से। हमने सारी चीज़ इसमें कर दी, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ठीक है। सो आपके पास एक नई चीज़ आपके पास बचेगी कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है इसमें, ठीक है। सो 90,000 प्लस 13,500 रुपया प्लस 40,000 माइनस 4,000 प्लस 31,000 माइनस 20,000। सो आपका जो आंसर्स होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, चलिए तो ये आपका आंसर आ गया। प्रोविज़न फॉर टैक्स था नहीं इस साल, तो हमारे पास एक बार फिर आ गया। टोटल आया कितना, 90,000 नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, 150,500 आंसर आ रहा है, ठीक है। सो 90,000 प्लस 13,500 प्लस 40,000, ठीक है। सो आ गया आपका माइनस 4,000, तो ये आपका हो गया 139,500। यहाँ पे हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इंक्रीज इन सीएल आएगा नहीं, इन डिक्रीज ये आएगा नहीं, तो 31,000 रुपीज़ आप प्लस करोगे, जिसमें से 20,000 माइनस करोगे।
तो 150 500, यहाँ से यहाँ तक प्लस करना है, फिर ये ऐड करना है, फिर इसको माइनस कर देना है, तो आपकी फिगर आ जाएगी 150 500। तो आज आपका ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 14। स्टार्टिंग ऐसी ही होती है और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पास मिलेंगे। तो question number 14 I have done today, so tomorrow I will start 15 and 16 17 18। so ज़्यादा नहीं बचा है अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, 18 क्वेश्चंस हैं, तो ये कंप्लीट हो जाएंगे आज। थैंक यू।